पाक अफगान ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? आज इस्तांबुल में मुज़ाकराती टीमें तीसरी बार बैठेंगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा के अफसर शामिल होंगे। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की खातिर जानों का नजराना देने वाले कश्मीरियों की याद में आज दुनिया भर में यौम शोहदाए जम्मू मनाया जा रहा है। तारीख के सफ़ात गवाह हैं कि इस अलमनाक महीने में जम्मू के इलाके में लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। हर साल 6 नवंबर को कश्मीरी अवाम शोहदा को याद में जलसे, दुआया तकारीब और रैलियां मुनक़िद करते हैं ताकि दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि जुल्म के बावजूद उनका अज़्म कमज़ोर नहीं हुआ। पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमीर कतर का सदर मुमलिकत के सामने पाकिस्तान की अमन काविशों का एतराफ़। आसिफ जरदारी की दोहा में मसरूफियात। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद थानी ने मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। अमीर कतर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ की। कहा, सदर मुमलिकत ने कतर की तरक्की और अमीर कतर की बसीरत अफरोज क़यादत को सराहा। इससे कबल सदर जरदारी की चीन के नायब सदर हान जिंग से मुलाकात भी हुई। 27वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ऐवान बाला का स्कोर 29 के मुकाबले में 64 हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के 64 अरकान सेनेट में बराजमान। सेनेट में पीपल्स पार्टी 26 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात है। हुकूमत इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 20, BAP 4 और MQM के 3 अरकान शामिल हैं। ऐवान में ANP के 3, नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर भी मौजूद है। ऑपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUI के 7 सेनेटर्स मौजूद हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद पार्लिमानी रहनुमा से मुशावरत का बाकायदा आगाज कर दिया है। पुतिन ने अमेरिका के जवाब में जौहरी हथियार तजर्बात करने का इशारा दे दिया। पुतिन ने अपने टेलीविजन खिताब में कहा कि मैं वजारत खारजा, वजारत दिफा और मुताल्लिक़ा सिविल इदारों को हिदायत देता हूँ कि वो जौहरी तजर्बात के आगाज़ के लिए मुमकिना तजावीज़ तैयार करें। ये सर्द जंग के बाद पहली बार जौहरी तजर्बात के लिए किसी पेशरफ का इशारा है। 1991 के बाद रूस ने जौहरी तजर्बात नहीं किए हैं। यह इक़दाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता हफ्ते के ऐलान के रद्द-ए-अमल में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका जौहरी तजर्बात दोबारा शुरू करेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वशक के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। आई रियली होप कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। मेरी अच्छी थी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वीकेंड एंड आई एम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग एवरी वीकेंड जब हम वीकेंड की तरफ जा रहे होते हैं। फैसल, आपकी मॉर्निंग कैसी थी? मेरी सुबह वैसी ही थी जैसी मेरी रात, यानी कि रोशन और चमकदार। मॉर्निंग होती है ये चमकदार, रात किसकी चमकदार होती है ये मैं कैसे समझूंगी? भाई सादिया, इसलिए क्योंकि कल रात था सुपर मून। ये अब समझ आया आपको? साल का ये जो 3 सुपर मून्स है उनमें से ये दूसरा सुपर मून है। अपने साइज, रोशनी के एतबार से ये गैर मामूली होता है। अपने हजम के एतबार से गैर मामूली इजाफे के साथ ये आसमानों पे इसका नज़ारा क्या सादिया? जी फैसल, बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। और वैसे अगर किसी ने ये मिस कर दिया है तो फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगला सुपर मून जो है वो इट्स ऑन द वे, दिसंबर में ही आने जा रहा है। दिसंबर में? या अच्छा, यानी दिसंबर एक तो आशिकों का महीना, ऊपर से सुपर मून। भाई इस मौके पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा। जी जी, इरशाद इरशाद। तो वो शेर कुछ इस तरह से है कि उसकी चेहरे की दमक के सामने सादा लगा, उसके चेहरे की दमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था आधा लगा। फैसल, अर्ली इन द मॉर्निंग, सो मच ऑफ रोमांस है ना? या तो चलिए, जब इतना ज्यादा हो जाए तो आइए दोबारा अब बड़ी खबर की जानिब चलते हैं। लेट्स कम बैक टू वेयर वी हैव टू सेंटर आवरसेल्व्स। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान हुकूमत जो है वो मिशन पर है और उसके साथ मौजूद है टर्की भी, उसके साथ मौजूद है दोहा भी। मगर अफसोस की बात यह है कि अफगानिस्तान की जो सो कॉल्ड दानिशमंद तालिबान हुकूमत है वो अब तक अपनी ज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों को काबू करने में संजीदा नजर नहीं आती है। इस्तांबुल में आज होने वाले मुज़ाकरात का ये जो दौर है, शायद ये एक और मौका हो या फिर एक रस्मी नशिस्त। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो इस सिलसिले में यही फरमाया है कि पेशरफ्त का इम्कान हो तो बात बनती है, वरना वक्त का ज़ाया है। और यही अक्टूबर के मुज़ाकरात में भी देखा गया सादिया।
किस हद तक मुज़ाकरात का ये नया दौर उम्मीद अफजा हो सकता है, और इस पर बात कर लेते हैं कि जो ओवरऑल इंटरनेशनल एनालिसिस है इस पर क्या बन रहा है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान वराइद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट मेरे जहन में ये आती है कि ठीक है, हम तीसरे डायलॉग के दौर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं एक्सपेक्टेशंस रखूं कि डायलॉग से कोई हल निकल सकता है, या मैं उसी एक रगेड माइंड की तरफ देखूं जो अभी तक हमें तालिबान का नजर आया? नहीं, मेरे ख्याल में ये मेक और ब्रेक मोमेंट है इस वक्त, और पाकिस्तान ने आखिरी दफ़ा जो है उन्हें अमन का रास्ता दिया है, उन्हें मंतक का जो आप कह लें कि रास्ता दिया है। अब ये काबुल के ऊपर है कि काबुल इस काबिल भी है कि क्या वो एक रियासत के तौर पे बिहेव कर सके, सोच सके, या ये उसी तरीके से जो इनका माजी रहा है एक जत्थे की तरह, एक गुरीला फोर्स की तरह बिहेव करेंगे। मेरे ख्याल में इन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ नहीं सकते। जंगी मैशियत है, इनका पूरा माजी जंग की तरफ रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली कतर की तरफ से प्रेशर है, टर्की की तरफ से है, कैटेगोरिकली उन्हें यह बता दिया कि आप एक तरबियत गाह दहशतगर्दी की नहीं बन सकते और ना पनाह गाह बन सकते हैं, और अगर आप नहीं स्टेप अप करते तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, हम जाके वहाँ के ऊपर अटैक करेंगे उन ग्रुप्स को। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका मुकदमा भी मजबूत है, केस भी मजबूत है, स्टांस मजबूत है और पोजीशन मुस्तहकम है। तमाम इलाकाई जो हमायत है वो भी दरकार है। ईरान से लेके वस्ती एशियाई रियासतों से चाइना और रशिया तक एक ही मौक़िफ़ एम्पलीफाई कर रहा है कि तालिबान को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी को दोबारा से रिविजिट करें, और हित्ते के अंदर जो है इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी का ख्वाब है तमाम बड़ी ताकतों का, पर्टिकुलरली रशिया और चाइना का, उसको सैबोटाज ना करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी इस दफ़ा एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं खड़ी। माजी में था कि कोई इंकर्जन होती थी, हम दफ्तर खारजा उनके कौंसल को, जनरल को तलब करते थे और डिमांड सर्व करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि डॉक्यूमेंटेड हो, हम रिटर्न गारंटी मांग रहे हैं उनकी है। इसीलिए मुज़ाकरात के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात होगी, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन पर बात होगी वहाँ के ऊपर, और उसके अलावा पाकिस्तान वहाँ पे बात करने जा रहा है कि आप किसी सूरत के अंदर, मैं एक सेकंड सॉरी, मेरे पॉइंट्स मैंने बनाए हुए थे मेरे ख्याल में, वो उनसे मैं अगर बता पाऊँ आपको, प्लीज प्लीज प्लीज। और पाकिस्तान ने जो बात की है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग मिलिटेंट्स मूवमेंट की, उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, और पाकिस्तान वेरीफाइबल जो मैकेनिज्म चाह रहा है वो उसी सूरत के अंदर पॉसिबल है जब वहां पे थर्ड पार्टी जो है इसके अंदर ताउन करे। और कतर और लास्ट जब डायलॉग का सेशन हुआ था उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट को कुछ दिन गुजर गए हैं, लेकिन चूंकि ये डायलॉग दोबारा आज होने जा रहे हैं तो मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। आपको याद होगा ताजिकिस्तान से अभी मूव किया है इंडिया ने, और बड़ा साइलेंटली उन्होंने वहां से अपना अड्डा खत्म करके, और एग्जैक्टली अब वहां से उनको ताजिकिस्तान इज नॉट रिन्यूइंग द लीज फ्रॉम देयर, राइट? सो क्या एक बॉर्डर जो अफगानिस्तान को लग रहा था वहां से, बिकॉज डायरेक्टली तो इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं है, क्या मैं इसको समझूं कि प्रेशर ऐसा आया है इंडिया पर दैट दे बीन टोल्ड टू नॉट इंटरफेयर इन अफगानिस्तान एंड नॉट काइंड ऑफ फैसिलिटेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म? जी डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर है बहुत बड़ा चाइना का। चीन चाहता है वहाँ सेंट्रल एशिया के अंदर BRI प्रोजेक्ट की लेग गुजरती है कजाकिस्तान से, उन्होंने वहाँ के ऊपर जो है अपना प्रेशर एग्जर्ट किया, अपना इन्फ्लुएंस है। और ईरान भी नहीं चाहता कि चाबहार से जिस तरीके से इनके कौंसल खाने पाकिस्तान में इंकर्जन करते थे वहाँ पे इस तरह का कोई मैसेज जाए, क्योंकि पिछले जो हमने देखा कि हालिया महीनों के अंदर जो कशीदगी की सूरत हाल थी ईरान की इसराइल के साथ, उसमें भारतीय स्टांस ने तेहरान को अपनी पॉलिसी शिफ्ट करने पे बहुत हद तक मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बात है कि वुहान कॉरिडोर जो कि जाके टच करता है ताजिकिस्तान के साथ, वहाँ पे इंडिया जो है कोई स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड नहीं रखता पाकिस्तान पे नजर रखने के लिए। तो तालिबान को स्क्वीज किया जा रहा है, वहाँ से इस्तिस्ना ख़त्म हो गया चाबहार से अमेरिका की तरफ से, तो तालिबान वहाँ पे भी एक्सेस नहीं कर सकते वाटर्स को। मेरे ख्याल में बड़ा एक डिलेमा है तालिबान के लिए कि रास्ता उनके सामने है, अगर वो उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है और वो इंडिया की पॉलिसी को टो करते हैं जो कि ज़लज़ले के बाद वहाँ पे इमदाद के नाम के ऊपर, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जिस तरीके से अपना नैरेटिव पैडल कर रहा है, और उसके बदले में जो सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान उन्हें ऑफर कर सकता है। अभी आप देखें वहाँ के ऊपर तजारत बंद पड़ी हुई है, बुरी सूरत हाल है। आपकी इस बात को अगर मैं एक थोड़ा सा वक्त लेकर समराइज करूँ, अफगानिस्तान में तालिबान रजीम है, उसको करता है इंडिया जाके बैक ताकि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके।
हम ये कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान आप मिल जाएं हमारे साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में आप मिल जाएं। अफगानिस्तान का चाहता भी है मिलना। प्रॉब्लम इज कि अफगानिस्तान को ये समझ भी आ रही है कि आप वो ज़माना नहीं है जहां पे आप अपनी वॉर लॉर्ड लेड इकोनॉमी के साथ, ओपीएम लेड इकोनॉमी के साथ आगे चल सके, एक चीज़। और दूसरी चीज़, ये इस्तांबुल और दोहा और इन सब का आना, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठाना इज़ अ गुड थिंग, बट माजी में हमने देखे वो फैक्शंस, चाहे वो दोस्तम रशीद दोस्तम हो या बाकी सारे हों, क्या इस तरीके के लोग यूटिलाइज किए जा सकते हैं विद इन द अफगानिस्तान कि वो जाएं, अफगानिस्तान को समझाएं, तालिबान रजीम को समझाएं? व्हाट डू यू थिंक कि अफगानिस्तान के अंदर वो कौन से ऐसे स्टेट एक्टर्स हैं, मैं नॉन स्टेट एक्टर्स तो नहीं कहूँगा, स्टेट एक्टर्स हैं जिनको यूटिलाइज करके, उनको मोबिलाइज करके और उनको अपने लोगों को मनाने के लिए कहा जा सकता है? डेफिनेटली वहाँ के ऊपर जो हक्कानी नेटवर्क है, सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप, जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है, और दे टॉक सेंस है, वो पूरी दुनिया के साथ दोबारा से ओपन अप होना चाहते हैं। खवातीन लड़कियों को वहाँ के ऊपर पढ़ाने से मुतालिक जो पॉलिसी है खंदारी ग्रुप की, एक्चुअली वहाँ के ऊपर जो ग्रुप काबिज है इस वक्त है, वो एंटी पाकिस्तान अप्रोच रखता है, और उनके कैपेसिटी इशूज है सोचने के हवाले से। क्योंकि इस वक्त वहाँ के ऊपर जो मुल्ला अखुंज़ादा हैं, वो नजरियाती तौर पर टीटीपी को अपना दुश्मन नहीं मानते। वो सोचते हैं कि 30-40 साल इनके साथ हमारे जो है वो नजरियाती टाइज रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर वही है कि उनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल डिस्पोजिशन नहीं है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल मैपिंग नहीं हुई कि वो दुनिया के अंदर, एक महजब दुनिया के अंदर इस तरीके से बिहेव कर सकें। पाकिस्तान ने इंगेज किया वहाँ के ऊपर सिराजुद्दीन हक्कानी को, लेकिन जिस तरीके से उनकी वॉइसेस को मजल किया गया, मफल किया गया, हम देखते हैं वहाँ पे सिराजुद्दीन हक्कानी नजर ही नहीं आ रहे। ये मुज़ाकरात जो हैं एक्चुअली ही वॉज सपोज टू बी डूइंग, लेकिन उनकी जगह के ऊपर मुल्ला यकूब को वहां के ऊपर भेजा गया। लेकिन इस दफा हम देखते हैं प्रोफेशनली पाकिस्तान ने आसिम मलिक साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और साथ में DGIS हैं, उन्हें वहां के ऊपर भेजा है, और दूसरी तरफ से वहां इंटेलिजेंस चीफ है अब्दुल हक वासिक है। ये आमने सामने बैठेंगे और ये दोनों प्रैक्टिकल जो है वहां पे गुफ्तगू होगी। तो जिस तरीके से मैंने कहा, अगर तालिबान ये रास्ता इख्तियार नहीं करते तो वहां पे रीजन के अंदर जो है बॉर्डर मिलिटराइजेशन हो सकती है, और वहाँ पे क्रॉसिंग मुसलसल बंद रहेगी, लोग मुतासिर होंगे, डिसरप्शन होगी तजारत के अंदर है। और ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जहाँ जब बिहार में आज के दिन 6 नवंबर को इलेक्शन स्टार्ट हो चुका हुआ है, और इंडिया ठट्टा के करीब रन कुछ के इलाके के अंदर जो है अपनी भारी मशीनरी के साथ जंगी मशकें कर रहा है। बहीरा अरब में पाकिस्तान ने भी स्टार्ट कर दी हैं। एक इंतहाई कशीदगी की सूरत हाल है, लेकिन तालिबान के हवाले से नो डाउट मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कहना कि वो ये रास्ता इख्तियार करेंगे अमन की तरफ, क्योंकि अभी चंद दिन पहले 28 अक्टूबर को होस्ट के इलाके में एक तकरीब में वहाँ के नायब वजीर दाखिला आए और ग्रेटर जो अफगानिस्तान के हवाले से वहाँ नक्शा पेश किया गया, उसमें KPK और बलूचिस्तान का जिक्र है। तो गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर मुझे नहीं लग रहा सैनिटी प्रिवेल करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी तो वहाँ पे वफ्द जो था वो इस बात को समझ रहा था कि पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रखे हैं, और पाकिस्तानी स्टांस को मेज़बान मुल्क ने भी इंडोर्स किया था, लेकिन काबुल से डिक्टेशन मुसलसल आ रही थी। एक्चुअली ये डिक्टेशन आ रही थी उन्हें दिल्ली की तरफ से। तो क्या तालिबान अपनी आवाम की कीमत के ऊपर एक पराई जंग के अंदर प्रॉक्सी का रोल अदा करेंगे? ये तालिबान को सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने 18 अक्टूबर को पासिंग आउट परेड में भी बता दिया कि अगर इंडिया इस रूट को इस्तेमाल करता है तो इस मुमकिन कशीदगी की वो रद्देमल और वो अपना सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने माजी में नहीं देखा। और ISPR ने भी इसी चीज को दोबारा से रीट्रेट किया कि अगर खिलाफ वर्जी होती है इनकर्जन की सूरत में तो हम जंग बंदी को खत्म तस्वुर करेंगे। और यही जो आप बात कर रहे हैं कि वहां के रशीद दोस्तम के जितने ग्रुप्स हैं उन्हें भी इनको समझाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, तालिबान वॉर के डायनामिक्स को समझ नहीं पा रहे। अब क्लैशनकोफ का कल्चर नहीं, एयर पावर है, और पाकिस्तान साबित कर चुका हुआ है काबुल के डीप में हिट करके है कि आप नहीं इंगेज कर सकेंगे पाकिस्तान के पास, उनके कैपेसिटी इश्यूज है, उनके पास उस तरह तैयार है। ठीक है उस्मान बड़ाई साहब, यस इट इज द नीड ऑफ आवर फॉर अफगान्स टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हैविंग यू ऑन द शो। जब हम बात करते हैं सिचुएशन तब्दील होने की, हमें यकसर भुलाना नहीं चाहिए उन अय्याम को कि जिन्होंने इस खत्ते की जो तारीख़ है उस पर गहरा नक्श छोड़ा है। ऐसा ही एक दिन है आज का, यौम शहदाए जम्मू, जहां 4 लाख कुर्बानियों की याद मनाई जाती है। 6 नवंबर दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। ये दिन उन बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों की याद दिलाता है जिन्हें नवंबर 1947 में डोगरा फौज
हिंदू इंतहा पसंद जत्थों और पैरामिलिट्री दस्तों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। तारीख के सफ़ात पर फैसल ये लिखा गया है और ये याद रखा जाएगा कि किस तरीके से इस महीने में जम्मू के इलाके में 4 लाख के करीब मुसलमानों को ना सिर्फ उनके ईमान और शनाख्त की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया गया, बल्कि उनकी ख्वाहिशों को भी चकनाचूर किया गया। ये सानहा बरसगीर की तारीख का एक ऐसा खूनी बाब है जिसने कश्मीरियों के दिलों में आज़ादी की चिंगारी को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। और हर साल 6 नवंबर को कश्मीरी अवाम उन शहदा की याद में जलसे करते हैं, दुआए तकरीबात का सिलसिला भी जारी रहता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं और किया जाता है कि जो मैसेज है वो अक्रॉस द वर्ल्ड सेंड किया जाए कि जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ इन कश्मीरी अवाम पर, जम्मू के लोगों पर तोड़ा गया था। यौम शहदाए जम्मू दरअसल कुर्बानी, इस्तकामत और आज़ादी के सफ़र की अलामत है जो आज भी नस्ल दर नस्ल कश्मीरियों के दिलों में जिंदा है। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होंगे तो फिर बात भी करेंगे, बल्कि बिफोर टेकिंग द ब्रेक आई थिंक लेट्स talk about a little about cricket. What not do a you little say? not a little A lot about cricket. yes please। अच्छा सादिया, क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें हैं और पहले तो ये कि पाकिस्तान का दूसरा ODI है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले कि हम इसकी बात कर लें ODI की, पाकिस्तान सुपर लीग जो 11वां सीज़न होगा और का देखने में ये आ रहा है कि मीटिंग्स हुई बहुत सारी। पहले तो एक जंग शुरू हो गई थी, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, मुल्तान सुल्तान की और PSL मैनेजमेंट की। अली तरीन आ गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने वो लेटर वेटर फाड़ दिया। उसके बाद फिर सलमान नसीर जो हैं PCB की तरफ से, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के ब्लंटली गुफ्तगू तो नहीं करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है। 6 से 8 टीम्स हो रही हैं, पैसे कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एट द सेम टाइम ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो वर्ल्ड कप है उसकी वजह से जो अगला एडिशन है वो ऑलरेडी थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो वो स्केड्यूल के हवाले से चीज़ें डिसाइड करना है, टीम्स के हवाले से चीज़ें डिसाइड करना है। ऐसे में फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं उनकी आपस में एक स्कर्मिश है, टीमों का जो इजाफा था, के ओनर्स में नहीं है स्कर्मिश, फ्रेंचाइज और PCB में स्कर्मिश खत्म। The point is owners are not satisfied with how the PCB is taking up PSL, so मेरे ख्याल में वो ये सारे मामलात हैं जिसकी इनसाइट पता होना ज़रूरी है कि भाई PSL फैंस क्या एक्सपेक्ट करें इस दफ़ा की लीग से, करें भी कि नहीं करें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स साफ़ी और तज़किया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, सुबह वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइए तो सही ज़रा, PSL इंतज़ामिया और फ्रेंचाइजेस, इनकी अंदरूनी कहानी क्या है? सारे मामला तय पा गए हैं जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं इनमें? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है फैसल के मामलात नहीं तय पाए हैं। जिस तरह से अचानक मीटिंग बुलाई गई PSL फ्रेंचाइजेस की, क्योंकि फ्रेंचाइजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि 2 टीमें जो ऐड की जा रही हैं उसके हवाले से अभी जो 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है HBL के साथ स्पॉन्सरशिप का, उसके हवाले से फिर जो वैल्यूएशन हर फ्रेंचाइज की हुई है उसके हवाले से सिर्फ मुल्तान सुल्तान एक ऐसी फ्रेंचाइज थी कि जो खुलकर सामने आई, वरना बकिया लोगों ने कुछ नहीं अभी तक बात की है। लेकिन खिचड़ी अंदर पक रही थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इजलास बुलाना पड़ा और उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ा, क्योंकि PSL के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सलमान नसीर साहब। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गुज़िश्ता दिनों, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने उस अंदाज से सवालात के जवाबात नहीं दिए कि वो मुतमईन कर सकते। कहते 2 टीमों का डिसाइड करेंगे, टीमों की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर अभी इनको तवज्जो की जरूरत है। अब देखते हैं कि PSL किस सम्त में जाता है, क्योंकि 10 साल हो गए और बाज़ लोगों की ओपिनियन है कि जो 10 साल में बजाय इसको के ऊपर जाती है PSL, नीचे की तरफ तनाज़ात, जिस तरह अली तरीन ने जो खुलकर बात की, इनका नोटिस फाड़ दिया, तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में PSL किस जगह पर जाकर बैठती है। इकबाल भाई, खबर तो ये भी आ रही है कि PSL मुल्तान सुल्तान जो स्पॉन्सर से भी ज़्यादा पैसा लगाता है, तो कैसा लगेगा कि अपने PCB जो है वो अपने सबसे बड़े स्पॉन्सर और स्टेक होल्डर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे और इस तरफ रुख करे अपना?
ये आपने बात सही की। जब 2016 में फैसल जब पीएसएल शुरू हुई, मैंने तो सारी 10 की 10 पीएसएल कवर की हैं, लेकिन फिर उस वक्त 5 टीमें थी। फिर 2017 में छठी टीम मुल्तान सुल्तान आई, जो सबसे महंगी टीम थी। तो अब अली तरीद के तहफ्फुज़ात हैं, सबसे महंगी टीम होने के नाते भी वो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को याद दिलाते रहते हैं। उनका ट्वीट आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ईद का मैसेज आ गया, ईद मुबारक का, और एक दफ़ा मैसेज आ गया 14 अगस्त का। तो उनका ये कहना था कि गैर फाल है पीएसएल की मैनेजमेंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा। उन्होंने वो लीगल नोटिस फाड़ दिया। तो बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि वो सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी। इन 6 फ्रेंचाइजेज में सबसे ज्यादा पैसे अली तरीन ने दिए थे। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या उनकी फ्रेंचाइज, वो तो कहते हैं हम ओपन बिड में भी जा सकते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि अब ज़रा मैच पे भी आ जाते हैं। पहला ओडीआई पाकिस्तान ने जीत लिया, जिस तरह जीता वो फिर हमारे दिल आखिर तक धड़कते ही रहे हैं। बाय द वे विनिंग साइड जो है वो अगले मैच के लिए चेंज की नहीं जाती है, लेकिन पहले मैच की कारकर्दगी देखते हुए, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप समझ गए मैं हसन नवाज की बात और दीगर की बात कर रहा हूँ, कोई तब्दीली देख रहे हैं आप खासतौर पर बैटिंग में? देखिए, पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे वनडे मैचेस हो, टॉप के बैट्समैन तो रन स्कोर कर देते हैं और फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो रन स्कोर नहीं कर पाता। और कल भी यही हुआ। हालांकि पाकिस्तान को इस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेना चाहिए था परसों जो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के 105 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, फिर 196 पे भी 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन फिर रिजवान आउट हुए और विकेटें जो है पाकिस्तान की गिरना शुरू हो गई। तो ये लम्हे फिक्रिया है। मैं समझता हूं कि हसन नवाज को जाया किया जा रहा है। अच्छा। हसन नवाज इतने जबरदस्त बैट्समैन हैं, जिस अंदाज से वो आए, अगरचे इब्तिदाई 2 T20 में उन्होंने वो 0 पर आउट हुए, फिर उन्होंने 100 किए, फिर पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, चौथे नंबर पर आ गए ओपनर से, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है ना उनका नंबर नहीं दिया जा रहा, कभी छठे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर। अब परसों वो 7वें नंबर पर गए, जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था। तो इसको अगर देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि हसन नवाज को जाया किया जा रहा है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन से बैट्समैन है? रिजवान की वापसी हुई है, उसने परफॉर्म किया, सलमान अली आगा ने परफॉर्म किया। मिडिल ऑर्डर में आप हुसैन तलत को खिला रहे हैं, हुसैन तलत तो ऑलराउंडर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट को देखनी होंगी कि क्या मसाइल क्या है। खासतौर पर बैटिंग में बड़ा मसला है। बॉलिंग में तो हम आउट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग में बड़ा मसला है। कल अगर परसों अगर 87 रन की पार्टनरशिप नहीं होती तो फखर जमान और शायम अयूब के दरमियान, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। अब देखते हैं कि क्या चेंज करते हैं। आज के मैच में पाकिस्तान कहा जा रहा है कि फहीम अशरफ को गलत ड्रॉप किया गया था, हुसैन तलत को उनकी जगह शामिल किया गया। हालांकि फहीम अशरफ T20 सीरीज के पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की, लेकिन वो फिर भी मैन ऑफ द सीरीज रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि हसीबुल्ला जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उनको भी जाया किया जा रहा है। उनको जो वो लास्ट ईयर उन्हें खिलाया था शाहीन आफरीदी जब वो हफीज थे, उसके बाद से वो बेचारे किस्से पारीना बन गए। तो कुछ चेंजेस तो होनी चाहिए। नसीम शाह की फिटनेस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, अगरचे उन्होंने आउट किए 3। फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर किस खुशी में टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उनको भी खिलाना चाहिए। ट्राई करें ना, अगर आप अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खतरा मोल नहीं ले सकते, तो फिर बाहर जाकर कैसे खतरा मोल लेंगे? अच्छा इकबाल भाई, हसन नवाज की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन नजर आ रहे हैं, एज ऑफ आई हैव हर्ड योर आंसर, बट देयर आर लॉट ऑफ एनालिस्ट एंड दे हैव बीन क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन कि हसन नवाज इज नॉट व्हाट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की परफॉर्मेंस वो देगा। देखिए, आप सुफियान मुकीम को लेकर आए, वो कहाँ चला गया समझ में नहीं आता। हसन अली को लाते हैं फिर बाहर कर देते हैं। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं जिसमें मास सदाकत एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, वो कहाँ चला गया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी। फिर आप उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर ले आते हैं T20 में, और विकेट कीपर जो था हारिस, जिसके बारे में कप्तान की बड़ी जबरदस्त राय थी, ठीक है उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मोहम्मद हारिस कहाँ चला गया। तो हमारे यहाँ जो है ना मुस्तकिल मिजाजी की कमी है सिलेक्शन में, जिसकी वजह से क्रिकेटर्स आते हैं और चले जाते हैं। खुशदिल शाह कहाँ चला गया, आतिश जावेद जो फास्ट बॉलर था वो कहाँ चला गया,
चले अब्दुल समद जो गया था न्यूजीलैंड, उसको तो मौका इन्होंने फराहम किया, वो टीम के साथ रहा, उसे मौका नहीं फराहम किया, वो 15 रुकनी स्क्वाड में था। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पर तोल रहे हैं, लेकिन अगर सीनियर्स इनके लिए डगाएंगे या सीनियर्स को रेस्ट कराएंगे तभी इनको मौका मिलेगा, और होम सीरीज में इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये सोचना होगा टीम मैनेजमेंट को। बहुत शुक्रिया मिर्जा भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब आज है दूसरा ओडीआई, गोल्डन मौका है पाकिस्तान के पास कि वो हराए और सीरीज जीत जाए, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, वो पाकिस्तान ही क्या जो आसानी से मैच जीते और आसानी से सीरीज जीते। फैसल की जो है ना ये काली ज़बान हमें मराई, एवरी टाइम ही इज डाउटफुल ऑफ पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान मैनेजेस टू लूज दैट मैच। आज हम दुआ करेंगे ज्यादा उम्मीदें बांधेंगे सो दैट फैसल डजंट गेट हिज ओपिनियन राइट ऑन पाकिस्तान की टीम। टेकिंग अ ब्रेक, हमें कहेंगे प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं यू हैड अ गुड स्टार्ट टू द डे। जनाब कराची में तो हैवी ट्रैफिक के होने वाले जो हादसात हैं और जो डंपर माफिया है और जो उनकी दीदा दिलेरी है, मुझे लगता है ये अब हर कराची वाले के लिए एक आम सी बात होती जा रही है। वी आर नॉर्मलाइजिंग इट कि आए रोज़ हादसे होते हैं, डंपर वाला मार कर चला जाता है और फिर उसे बाद में ज़मानत मिल जाती है, जो अलमिया है बेसिकली। किसी ऐसे शख्स को एक बड़ी रकम के एवज अगर ज़मानत मिल जाती है जिसने एक कत्ल किया है, उसकी गाड़ी के नीचे आया शख्स जाँ बहक हुआ है। एब्सोल्युटली। मसला ये है कि फाइनली एक ये तो चीज़ हुई कि कोई इस पे पकड़ा गया, उसको ले जाया गया अदालत। खैर इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं, ये सारी डेवलपमेंट हुई क्या। हमारे नुमाइंदे काशान, मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। को ले जाया गया और उसके बाद फिर ज़मानत हुई, कितने रुपए में ज़मानत हुई, क्या कुछ ज़रा बताइए हमें। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रोज़ पहले गार्डन के इलाके में हादसा रनुमा हुआ। तेज़ रफ्तार डंपर वहाँ से गुजरा था, तो वहाँ से नोबियाता जोड़ा जो कि उनकी तीन महीने पहले शादी हुई थी, वो वहाँ से बाइक पर जा रहे थे। डंपर की टक्कर से उनका जो शौहर था वो झाबाक हुआ और उसकी बीवी शदीद जख्मी हुई। तमाम वाक़या हुआ रात में, फिर वहाँ पर आवाम जमा हो गई। उसके बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को नजर आतिश कर दिया। उसके बाद जी होता क्या है, वहाँ पर लियाकत महसूस साहब जो कि डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, वो पहुंचते हैं मुसल्ला अफराद के साथ, वहाँ पर आकर शदीद हंगामा राई करते हैं। जब आवाम उनसे बात करने की कोशिश करती है तो उनके जो पीछे गार्ड है डबल कैबिन गाड़ी में सवार गार्ड, वो स्टेट फायर करते हैं और 2 हवाई फायर करते हैं, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं होता। खुली दहशतगर्दी कराची में की जा रही है भाई, कि आप एक तो आपके जो एसोसिएशन के मेंबर हैं वो आवाम को कुचल रहे हैं। रवा साल के दौरान अगर हम बात करें 200 से ज्यादा अफराद सिर्फ डंपर की टक्कर से झाबाक हुआ है कराची शहर में, और जख्मियों की तो तादाद ही नहीं कि मैं वो केस बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हुआ है। अदालत में क्या हुआ, क्या ये हवाई फायरिंग का मुकदमा चला, स्ट्रेट फायर का मुकदमा चला, या सिर्फ ड्राइवर को जमानत दे दी गई? अब फिर हुआ ऐसा कि मुतवफ़ी शाहज़ैब जो है उनके वालिद की मुद्दत में गार्डन थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा। उसमें भी सेक्शंस वो लगाई जाती हैं जो कि नाकाबिल जमानत सेक्शंस होती है। तो ये वो ड्राइवर जो हादसे को जिम्मेदार ड्राइवर, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। फिर वहीं गार्डन के रिहायशी की जानिब से लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इसमें दहशतगर्दी की, खौफ-ओ-हरास फैलाने की दफात शामिल की जाती है और उनके गनमैन को भी उसमें नामजद किया गया है। लियाकत महसूद सुबह अदालत जाते हैं, चेहरा ढांप के, चेहरे पर उन्होंने अपना रुमाल बांधा हुआ है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश होता है। क्या है अदालत की जानिब से, क्या इनफ एविडेंस नहीं था, पुलिस को कोई हिदायत जारी की गई है, क्या स्टेट समझती है कि ये थ्रेट नहीं था ड्राइवर, इसलिए जमानत दी जा सकती है फिलहाल? बिल्कुल, देखें थ्रेट तो बिल्कुल है, और लेकिन पुलिस जो SHO हनीफ सियाल है वो मुकदमा दर्ज कर ही नहीं रहते इस वाक़ये का। अच्छा। तो मुश्तइल अवाम थाने में वहाँ पे जमा हुई है, उन्होंने एहतियाज रिकॉर्ड करा है, तो उसके बाद SHO साहब ने मुकदमा दर्ज करा है, वरना वो तो मना ही कर रहे थे। क्योंकि मैं खुद स्पॉट पे पहुंचा, थोड़ी देर बाद वहाँ शेरियों से बात करी, जिसने मुकदमा दर्ज कराया था उस शेरी से मेरी बात हुई, उसका अब्दुल कादिर नाम था। उसने बताया भाई SHO तो सुबह 5 बजे तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा था, सुबह 6 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी गवर्नर सिंह की हिदायत पर, जब वाक़ये का नोटिस गवर्नर सिंह की जानिब से लिया गया है। फिर होता यह है कि इसकी जब हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अगले दिन अदालत में पेश किया जाता है। किसी की जान कराची के शहरी कुचले जा रहे हैं, 30 लाख रुपए के औज अदालत की जानिब से मचल के जमा कराने के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। थोड़ा सा मैं इससे ऑफ बीट हूँगा, लेकिन ये इससे पहले आप अपनी गुफ्तगू में ये कह रहे थे ना कि स्ट्रेट फायर किया, असलहा ताना लियाकत महसूद के गार्ड ने, पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई, कोई पर्चा, हाँ। कोई केस, कोई कच्चा परचाई के असलहा की नुमाइश और असलहा आवाम पे तानने पे कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है अभी तक?
जी बिल्कुल, देखें मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों को नामजद किया गया था, लियाकत महसूद को और उनके गनमैन को। कल एसएसपी सिटी आरिफ अजीज की जो इंटेलिजेंस टीम है उन्होंने तया टाउन में रेड करी और गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। गनमैन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखते हैं कि अदालत क्या रिमार्क देती है। अदालत भी कि आज उनको भी रिहाई मिल जाएगी या वो जेल जाएंगे। गिरफ्तार इंटेलिजेंस टीम ने कर लिया, उनकी तफ्तीश भी की जा रही है और उनसे जो असला बरामद हुआ है वो नेटो का और जदीद असला उनके पास था जो पुलिस ने बरामद करा है उनसे। जी लाइसेंस है, वो लाइसेंस याफ्ता इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है और इंटेलिजेंस इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं कि आया कि लाइसेंस था नेटो के असले का या नहीं था, क्योंकि जो फुटेज मौसूल हुई है उसमें आप देख भी सकते हैं कि जदीद असला है और वो उसको कैसे मूव करके चला रहे हैं। फुटेज मंजर आम पे आ गई, फुटेज सामने, एविडेंस सामने, फैसला देना मातहत अदालतों का काम है कि वो क्या करती है इस पे। अच्छा, एक और चीज़ काशान, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जिस किस्म का इलाका था वहाँ पे कितनी स्पीड, अगर आप पता कर पाएँ, कितनी स्पीड में ये डंपर जा रहा था जो उसने अगले को मोटरसाइकिल को कुचल दिया, और क्या यहाँ ये वो शारा है जहाँ से इन गाड़ियों की आमदोरफ्त आमतौर पे होती है या हो सकती है? बिल्कुल, देखें ये कचरा ले जाने वाला डंपर था और जो शारा है वो है निस्टर रोड। निस्टर रोड चारों तरफ आबादी है और इतनी चौड़ी सड़क नहीं है कि वहाँ से आप हैवी स्पीड में लेके चले जाए। तो ये हाईवे वाला रोड नहीं है कि आप वहाँ से अपने डंपर जो बहाते हुए चले जाएं, किसी को भी कुचलते हुए चले जाएं। रात 3 बजे ये वाकया, 3 बजे करीब ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और डंपर की स्पीड मैं नहीं समझता कि किसी नॉर्मल इलाके में डंपर के ड्राइवर को इतनी स्पीड में गाड़ी वहाँ से चलानी चाहिए। अभी इसकी तहकीकात भी की जा रही है और कराची ट्रैफिक पुलिस की एक एनालिसिस टीम है, केराट के नाम से बनाई है, कराची रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की टीम, वो इसकी एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। उसमें तमाम मुहरक़ात सामने आ जाएंगे कि डंपर की स्पीड कितनी थी और डंपर के ड्राइवर ने नशा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। क्योंकि कराची में मुतादिद केस ऐसे रिपोर्ट हुए जो कि ये आइस का नशा करके ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, अपने होशो आवाज में नहीं होते कि रफ्तार गाड़ी की कितनी है, वहां से ये रवाना होते हैं। और जहाँ पर ये वाकया रिपोर्ट हुआ है वहां पर कोई चलान का कैमरा ही नहीं था और दूसरी जानिब अगर रेड जोन के एरिया में वहां से गुजरते तो वहां पर भी इनके चलान किए जा रहे हैं। पर लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके ऊपर हाथ पुलिस की जानिब से हल्का रखा गया है। जब इसकी इफ्तिदा की गई चलान की, मीडिया को वहां पर इजाजत नहीं दी दाखिले की कि मीडिया को सवाल ना कर ले। सफे अव्वल में लियाकत महसूद साहब डीआईजी पीर मोहम्मद शाह के बराबर में बैठे हुए थे और सामने आईजी से स्पीच कर रहे थे। अच्छा काशान, ये एक दफा फिर से बताइएगा, जमानत 30 लाख के एवज हुई है? बिकॉज ये एक हेफ्टी अमाउंट है और कन्वीनियंटली असले के जोर पर वो आते हैं, पहले बचाते हैं, फिर अदालत में जाते हैं और 30 लाख रुपए को पे करना मसला ही नहीं है। देखिए बिल्कुल कराची वालों की जाने जा रही हैं, लेकिन लियाकत महसूद साहब खुलेआम कहते हैं और उनकी कुछ ऐसी मुताबिक वीडियो भी वायरल हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई हम माली इमदाद कर देंगे या हम उस फैमिली को पैसे दे देंगे। भाई पैसे के उनके घर का बच्चा थोड़ी आ जाएगा या कोई बड़ा थोड़ी आ जाएगा। अब जब ड्राइवर को गिरफ्तार कराए तो 30 लाख रुपए लेके अदालत पहुंच गए और 30 लाख रुपए अदालत ने मचल के जमा कराने का ऑर्डर जारी किया था कि आप 30 लाख रुपए जमा करवाएं। जो जब उनके वकील से बात हुई, उनके वकील जो है वो भी महसूद ही हैं, तो उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि उनको रिहाई दे दी गई है। 30 लाख रुपए मचल के जमा कराने का ऑर्डर अदालत की जानिब से जारी किया गया था, लेकिन जिसके घर का बच्चा गया है उसका क्या होगा? ठीक, और ये कोई एक वाकया नहीं। बहुत शुक्रिया आपका काशान, इस पर आप हमें डे थे। फैसल, जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि मसला ये है कि जमानत पर ये रिहा हो जाते हैं और फिर आगे केस फॉलो नहीं होता। एक शख्स ने किसी को मारा है, जान चली गई है उसकी, इट्स नॉट दैट इजी। वेल, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो मजीद आम स्टोरीज और मजीद आम गेस्ट हमारे साथ। आफ्टर दिस फिर आपको देंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। कुछ सेहत अम्मा की बात कर ली जाए तो ये मौसम जो है, ये मौसम है डेंगू का और ऐसे में रावलपिंडी में तेजी से केसेस में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, इससे पहले हम सिंध में देख रहे थे, नाउ इन रावलपिंडी गुज़िश्ता 24 घंटों में अब तक 20 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 31 मरीज़ का इलाज चल रहा है। खुशाइन बात यह है कि अभी तक कोई भी इसकी वजह से कोई सिवियर केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई अमवात रिपोर्ट हुई हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बता रही है कि रवां साल 21,440 अफराद की स्कैनिंग की गई है, जो और जिनमें से 1409 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। और इंसदाद डेंगू मुहिम के तहत 1361 टीम्स ने 62 लाख से ज़ायद घरों की चेकिंग की है और 2 लाख से ज़ायद घरों में लार्वा भी पाया गया और मजमूई तौर पर 17 लाख से ज़ायद मकामात की जांच पड़ताल की गई है। फिर ऑब्वियसली उसके बाद उन्हें प्रिकॉशंस भी ली गई, डेंगू स्प्रेज और तमाम तरह SOPs को फॉलो करने की हिदायत भी जारी की गई। चले, एक अच्छी चीज़ तो ये है कि काम हो रहा है, कर्ब हो रहा है ना, कर्ब हो रहा है, दैट इज द थिंग। लेकिन उसमें अब लोग जो हैं वो क्या ख्याल रखें? वी अंडरस्टैंड कि ये
हम बार बार इस पे बात करते हैं, लेकिन क्योंकि सेहत का मामला है, इस पे एक बार क्या 1000 बार भी हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर वक़ार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अलार्मिंग नंबर ऑफ केसेस, ऑल दो के कोई कैजुअलिटी शुक्र है कि रिपोर्ट नहीं हुई है, बट इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग रेट जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मधु करने का। जहाँ तक केसेस की ताल्लुक है तो इस साल जो है वो हमने जो प्लानिंग की थी वो जनवरी के साथ ही हमने स्टार्ट कर दी थी। ऑफ पीक सीज़न जो होता है डेंगू का, आपको पता है कि बारिशों और मानसून के स्पेल के साथ इस वबा के केसेस ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी ये कोशिश रही है कि हम साल के शुरू में ही हम ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू करें जिससे जो मच्छर की अफजाइश की जगह हैं उनके ऊपर जो है मौसर निगहबानी करें ताकि वो मच्छर की अफजाइश पैदा ना हो सके। और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। अगर हम पिछले साल का डाटा देखें तो आज नवंबर की 6 तारीख हो गई है, तो पिछले साल इसी तारीख के अंदर अगर हम डाटा को कंपेयर करें तो हमारे पास 5,500 से ज़्यादा केसेस थे, जो अभी इस साल उसका 1/4 भी नहीं है, तकरीबन 1400 के करीब केसेस हैं। और लार्वा डिटेक्शन की बात करें तो हमने तकरीबन 50% ज़्यादा लार्वा डिटेक्ट करके तलब किया, जिसकी वजह से हम मौसर कंट्रोल करने में कामयाब रहे। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा है कि जब कोई भी वायरस बार बार आता है, यानी हर साल आता है, तो उस वायरस की जो इंटेंसिटी है या उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है? कहने का मकसद ये है कि पहले डेंगू के केसेस आते थे, क्या उनका इलाज जल्दी हो पाता था क्योंकि उसकी सिवेरिटी इतनी नहीं होती थी, और अब ज़्यादा हो गई है? देखिए, वक्त के साथ साथ हमने जो है इसके ऊपर काफ़ी सारा SOPs भी बनाए हैं और इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं उनको बेहतर भी किया है। जहाँ तक इस साल की बात करें तो हमने इस दफ़ा जो इनिशिएटिव लिया है कि सरकारी अस्पताल और जो हमारे मराकज़ हैं सहूलत के, उनके अलावा जो है प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हमने लूप में लिया और 600 से ज़्यादा लोगों को डेंगू के इलाज, तशखीस और उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर हमने ट्रेनिंग दी और सर्टिफिकेट्स भी दिए, जिसकी वजह से ये है कि इसकी रोकथाम के अंदर हमने काफ़ी सारी जो है बेहतरी पैदा की। जहाँ तक इंटेंसिटी का ताल्लुक है तो डेंगू जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वायरस ये मौजूद है, हमारे अंदर एनवायरनमेंट में मच्छर भी मौजूद है, लेकिन इसकी प्रॉपर रोकथाम और प्रॉपर प्रिवेंशन की वजह से जो है हम इसको काबू करने में कामयाब हैं। डॉक्टर वक़ार, देयर आर सम मिथ्स जो कि डेंगू से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम उस पर बात करें। एक तो ये कि अगर हम स्प्रे कर दें अपने घर में तो क्या वो इनफ होता है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि रावलपिंडी जैसे शहर में जहाँ पे सब्ज़ा भी है इन द सरबर्ब्स, क्योंकि इस्लामाबाद से जुड़वा शहर है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा सब्ज़ा होगा, पानी पड़ा होगा तो मच्छर वगैरह ज़्यादा आएंगे। तो क्या ये भी एक फैक्टर होता है? आई नो सम पीपल हु डोंट एनकरेज कीपिंग प्लांट्स इन द हाउस, वो समझते हैं कि इनकी वजह से मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो मैं चाहूँगा इसको आप ज़रूर बात करें। अच्छा देखिए, ये तो एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है ना, क्योंकि मच्छर और जो आपका एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। इसका ताल्लुक इसके साथ भी हम जोड़ेंगे कि इस दफ़ा थोड़ी सी जो है प्री मानसून बारिशें भी ज़्यादा हुई और एट द एवरेज आपने देखा कि हमारे यहाँ बारिशें भी ज़्यादा रही हैं। और उसके साथ स्प्रे का ताल्लुक तो उस वक्त है कि जब आपका अडल्ट मॉस्किटो वहाँ पे मौजूद है। उससे पहले की रोकथाम ये है कि आप अपने घर में, अपने गली कूचे में, अपने इर्द गिर्द ये ख्याल रखें कि पानी को जमा ना होने दें। इवन के छोटे छोटे पिट्स हैं, पॉट्स हैं, पौधे बहुत अच्छी बात है, पौधे रखें, लेकिन उनके पॉट्स का पानी तब्दील करें और उनको मुसलसल निगरानी में रखें हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि इसका जो मच्छर का लार्वा है ये आँख से नज़र आ सकता है और उसकी बहुत पहचान जो है वो बिल्कुल देखी जा सकती है। अगर वो इस किस्म की चीज़ है तो आप पानी को मुसलसल बदलें, अपनी फ्रिज की ट्रे में पानी जमा ना होने दें, छोटी छोटी जगहों का ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि जो थोड़ा सा रावलपिंडी के अंदर इश्यूज़ ये होते हैं, हर बड़े शहर के साथ है कि अर्बन प्लानिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, शहर बड़े हो रही हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं और उनके ऊपर जब अर्बन प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती, जब उनका सेवेज का निज़ाम नहीं होता या हम लोग प्लॉट खुले छोड़ देते हैं, उनको देखते भी नहीं है और वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होती है। हमारी टीमें जाती हैं, सारा कुछ जाता है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉर एन एग्जांपल सर्दियाँ आएंगी, मौसम ड्राई होगा और चूंकि इनकी अफजाइश डैम्प एरिया में ज़्यादा हो रही होती है तो फिर ये नहीं होंगे। लेकिन अब हम विंटर्स की तरफ चले गए हैं और आई एम श्योर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो खुनकी है भी,
और वहाँ का वेदर जनरली भी ड्राई होता है जब हम विंटर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्यों है इस वक्त तक डेंगू का मच्छर? अगर हम हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो रावलपिंडी की बात अगर हम करें तो तकरीबन नवंबर के थर्ड वीक तक हमारे पास केसेस के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। इस दफ़ा के अंदर केसेस के अंदर अगर हम देखें, उसको ग्राफ को देखें, तो पिछले साल से मुआवजा करें तो पिछले साल मैक्सिमम किसी एक दिन 24 घंटे में 200 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, और इस साल अभी हम मैक्सिमम जो है किसी भी तारीख में जुलाई से लेके अब तक के, अगर मैं डाटा की बात करूँ, सीजनल डाटा की बात करूँ, तो हम 32 केसेस से ज़्यादा अभी तक एक 24 घंटे के अंदर नहीं गए। फॉल जो है इसकी मौसर जो सरगर्मियाँ हैं उसकी वजह से केसेस को कम करने में कामयाब कुछ हद तक हम रहे हैं, लेकिन ये है कि मौसम की तब्दीलियों के साथ जो है वेक्टर में और इसके अंदर भी तब्दीलियां आ रही हैं, जिसको हमें देखना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि वेक्टर में तब्दीली आ रही है, शुड आई असेस के वो अग्रेसिव होता जा रहा है, हार्ड टू ट्रीट होता जा रहा है? नहीं, देखिए उनकी अफजाइश के लिए जो जर्नी है ना, देखिए एक उसके लिए एक मैक्रो एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से गमले में, एक छोटे से बोतल के ढक्कन के अंदर भी पानी अगर जमा है तो वहाँ पे हो सकता है। टेम्परेचर के साथ इसका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2 या 3 हफ्तों के अंदर जो है ये केसेस के अंदर काफ़ी सारा डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, और नवंबर के एंड तक हम देखेंगे कि केसेस नहीं होंगे। All right, ठीक है। Thank you so very much, Dr. साहब. It was wonderful to have you on the show, and definitely अच्छा है कि केसेस जो हैं उतने नहीं हैं अदरवाइज़ जो हिस्ट्री है पिछले साल के मुकाबले, एंड एट द सेम टाइम कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई, और हुकूमत जो है इसको कर्व करने के लिए तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल भी कर रही है। ऑल राइट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और अहम डेवलपमेंट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमने अपने ही शो में, जो कि ब्राउन हिमालयन बेयर थी कराची चिड़ियाघर में जिसका बुरा हशर था, उस पर भी रेज्ड आ वॉइस, और अब अच्छी बात यह है कि कल जो है कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। कल सुबह सवेरे ये काम हुआ, C-130 का तैयारा उसके ज़रिए उसको मुंतकिल किया गया, और इसको इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ, ये तो वो मनाजिर है कि जिस वक्त उसको कराची से ले जाया जा रहा था एक्सपर्ट्स की निगरानी के साथ, और फिर इसको C-130 में रख के एंड देन शिफ्टेड टू इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, और यहाँ के लोग जो हैं वो उसको वेलकम भी कर रहे हैं। सो गुड टू सी। और कुछ फुटेजेस भी थी जहाँ पे सादिया वो उसको फल वगैरह दिए गए थे, तो पहले उसने इसको स्निफ किया और उसके बाद उसने खाना शुरू किया, तो क्वारंटीन एरिया में रखा गया। दैट्स अ गुड थिंग। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जानवर होते हैं वो अगर आप उन्हें मूव करें तो सबसे पहले अगर वो स्ट्रेस्ड होते हैं तो खाना पीना छोड़ दें जी। तो ये वन साइन होता है कि आपने उनकी जो जगह चेंज की है उसकी वजह से वो परेशान हैं और स्ट्रेस हुए हैं। दूसरी चीज़ ये अच्छी हो गई कि कराची का वेदर वर्सेस इस्लामाबाद का वेदर इज़ वे डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली इट इज़ विंटर्स की तरफ आ रहे हैं। और मेरा फैसल का, हमारी पूरी टीम का यही कंसर्न था कि जब आप उस कराची में ऐसे जानवर को रखते हैं जिसके ऊपर तकरीबन 3 कोर्ट्स हैं, तो फिर उसके लिए ये कितना ज़्यादा किसी स्किन डिजीज़ की तरफ उसे ले जा सकता है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव टू मूव द एनिमल टू इस्लामाबाद। जो ओरिजिनल हैबिटाट है इसका गिलगित, वहाँ पे उसे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल द प्रोसीजर्स अभी डन। हमारे नुमाइंदे आलिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनकी केयर टेकर के साथ भी हैं। आलिजा, ओवर टू यू, ज़रा बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे? देखिए, इस वक्त हम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता रोज़ मादा रीछ रानो को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर। यहां पर इसको किस तरह रखा जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा और कराची में इसको किन मुश्किलात का सामना रहा है, ये जानेंगे। इंचार्ज हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के रिहेबिलिटेशन सेंटर की सना राजा साहिबा। मैडम, बताइएगा, मादा रीछ बहुत मुश्किलात का शिकार थी, डिप्रेशन का शिकार थी, किन मुश्किलात का इसने सामना किया और यहाँ पर इसको क्या सहूलियात मुयसर हुई? सर बेसिकली देखें, आपको पता है ज़ू में एक अलग एनवायरनमेंट होता है और एक ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। इवन खाली ये मादा नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनिमल्स जो सफ़र करते हैं ज़ू में, तो क्योंकि वो कमर्शियल एरिया होता है और साथ साथ उसके फिर स्विंग्स भी लग जाते हैं। तो ये तो हायर अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए। ये तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती आ रही है, क्योंकि हम तो 9 डेज़ अपने इसके साथ स्पेंड किए हैं। इसको मेंटल इलनेस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो अभी मैं क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि ये
कल ही आई है हमारे पास, और अभी इसकी कुछ केमिस्ट्रीज़ वगैरह हमने करनी है। 15 डेज़ हम इसको क्वारंटीन करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसकी ब्लड केमिस्ट्री के बाद हम पता लगाएंगे अंदर कौन कौन सी ऐसी मूजी बीमारी हैं। और इसका हमने एक बहुत बड़ा इंक्लोजर भी तैयार करवाया है, लेकिन वहाँ नहीं डाल सकते। उसके नियरेस्ट 18 ब्लैक एशियन बेयर रहते हैं जो कि हेल्दी है माशाल्लाह, दे ऑल आर रेस्क्यूड बेयर्स। और जो यहाँ इसको फैसिलिटीज़ मिली जाएगी कि अगर एक जानवर बूढ़ा हो चुका है 25 साल 26 साल या 27 साल, उसके मुँह में दांत नहीं रहे हैं, तो उसको बैलेंस डाइट देनी है, ना कि वो नरम ग़िज़ा के जो वो सॉल्व कर सके। तो इसकी जो ओरिजिनल डाइट है, एक तो उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, वो इसको प्रोवाइड की जाएगी। जितनी मेडिकल अटेंशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, नेशनल इंटरनेशनल बोथ। और आप अगर इसकी एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर इसने 25-26 साल कराची में गुजार लिए तो ये तो एक ब्लेसिंग एरिया है इसके लिए। मुझे ये बताइए कि वहाँ पर ये अकेली भी थी, तो इसकी ब्रीडिंग का भी कोई प्लान है या इसको फिर फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे रखा गया है, तो दूसरे फेज़ में इसको गिलगित बल्तिस्तान भी मुंतकिल किया जा सकता है वंस ये बेहतर हो जाए? नहीं, ये देखिए, मैं मिसकम्युनिकेशन नहीं करूँगी कि इसको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा गया था, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, वहाँ ये अकेली रह रही थी, ये हमें पता है। एक ज़ख़म था इसके ऊपर, मैगेट्स पड़े हुए थे, कमर्शलाइज एरिया था, स्विंग्स थे, ये चीज़ हमें पता है। और ख़ुद KMC की कमेटी हमारे पूरे साथ आई है, अभी वो भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। गुड फेथ में एक इनिशिएट लिया गया है कि इसको पनाह वो दी गई है जहाँ पर इंसान ना आए। एंड सेकेंडली, आप आगे भी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, अभी इसे आए हुए भी एक ही दिन हुआ है, अपना क्वारंटीन एरिया ये पूरा कर ले। अगर तो इससे ऐसी कोई मूजी बीमारी निकल आई जिसकी मेडिकेशंस और जिसके ब्लड केमिस्ट्री ज़्यादातर आपको पता है इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, तो डेफिनेटली हम कोई रिस्क ऐसा नहीं ले सकते कि हम इसे आगे शिफ्ट करें, और अभी हम बता भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका so इतना कीमती वक्त दिया। आपने इनकी गुफ्तगू जानी। मादा अरीश रानो के ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन एरिया में रखा गया है और इसके टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक मज़ीद प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। कराची में जो इन्वायरमेंट था वो इसके लिए ठीक नहीं था, डिप्रेशन का शिकार थी, वहाँ पर शोर भी था और बताया जा रहा है कि जिस जगह इसको रखा गया उसके ऊपर एक झूला था जहाँ पर पूरा दिन शोर होता था, टिकट लेके लोग इसको देखते थे, तो जो इसका नेचुरल हैबिटेट था वो इसको मुयसर नहीं था। यहाँ पर उसको अपना नेचुरल हैबिटेट मुयसर भी है, यहाँ पर सुकून भी है, ग्रीनरी भी है और जो इसकी खुराक है वही इसको यहाँ पर फराहम की जाएगी। तो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से हम आपको रिपोर्ट करें। आलिजा, थैंक यू सो मच आपका। और कुछ रिलीफ ज़रूर मिला ये देख के नाव वो नियर टू अपने नेचुरल हैबिटेट है, लेकिन जो इस वक्त की डेवलपमेंट है वो ये कि अभी इसके टेस्ट होने हैं इस हिमालयन ब्राउन बेयर के। क्वारंटीन भी कंप्लीट करना है सब कोई भी, अभी उसकी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स की एक नुमाया कमी देखी गई है AI कंपनियों की, क्योंकि बुलंद कीमतें थी और उसमें अब बड़ी कमी देखी जा रही है। अमेरिका, एशिया, यूरोप की मार्केट्स में गिरावट उस वक्त आई है जब बैंक सरबराहान ने मुमकिन मार्केट करेक्शन से खबरदार किया है जनाब। और अमेरिका में इस हवाले से नेस्डैक और फिर S&P 500 ने एक माह की सबसे बड़ी यौमिया कमी रिकॉर्ड की है। तो नेस्डैक 2%, जबकि S&P 500 1% से ज़ायद गिर चुका है इस वक्त। और साथ ही साथ मैग्निफिसेंट 7 टेक्नोलॉजी कंपनी बशमूल इसमें एनवीडिया है, एप्पल है, अमेज़ोन है, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ही शेयर्स नीचे आ गए। एशियाई मार्केट्स ने भी गिरावट दिखाई है। जापान और जनूबी कोरिया में भी 5% कमी रिकॉर्ड हुई है। अब बैंक सरबराहान ने मजीद मुमकिना मार्केट करेक्शन की भी पेशगोई की है, विच कीप्स मी गेसिंग कि क्या इस AI शेयर्स में मजीद कमी आ सकती है। राइट, एंड व्हाट एग्जैक्टली, क्या लॉसेस क्या कैलकुलेट किए जा सकते हैं या नहीं, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग मेरे ख्याल में उन सारी कंपनीज के लिए जो कि AI कंपनीज हैं इस वक्त। ऑल राइट, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त जारी है। 4 रोज़ का आलमी इवेंट है और वज़ारत समुद्री अमूर और पाकिस्तान नेवी के इश्तराक से ये मुनक़िद इसको किया गया है। इस नुमाइश में 44 ममालिक शरीक हैं और जहाँ बहरी टेक्नोलॉजी, ब्लू इकॉनमी और सरमाकारी के मौक़े पेश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक्सपो में जदीद बहरी साजो सामान है, फिर इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, विच इज़ एक्चुअली अ फैसिनेशन फॉर मी। और जदीद दफ़ाई निज़ाम की नुमाइश भी वहाँ पर हो रही है और मुंतज़मीन ये बता रहे हैं कि इस नुमाइश में जो इसका मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को एक नेचुरल मैरीटाइम ब्रिज
के तौर पर दुनिया के सामने लाना है। और पाकिस्तान के लिए ये इवेंट सिर्फ एक नुमाइश नहीं है बल्कि आलमी सतह पर अपनी बहरी सलाहियत और इक़्तिसादी इम्कानात को मनवाने का भी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, आज हमारे साथ बहुत ही एस्टीम गेस्ट हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। इट्स अ प्लेजर टू वेलकम वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। माय ऑनर, आपके इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने मौजूद फरमाया। थैंक यू सो मच सर, एंड सच अ ह्यूज इवेंट। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले तो इस इवेंट के बारे में बताइए कि क्या फोर्सी कर रहे हैं, 44 ममालिक शरीक हैं, क्या हासिल करना चाह रहा है पाकिस्तान इस इवेंट से? जी, आपने बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ब्रिज बिटवीन। तो ब्रिज को पहले ये समझें कि हमारी जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी दी है कि हम एक सेंट्रल पोजीशन में हैं, तो उसको इनकैश करना चाहिए हमें, और तभी हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। और मैरीटाइम के हवाले से इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे ईस्ट पे अगर आप देखें और तो वो हमारे प्रोड्यूसर मुल्क्स हैं जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस वक्त दुनिया में लीड कर रहे हैं। लाइक चाइना हो गया, आसियान्स हो गया, नीचे इंडिया है, ये सारे एरियाज़ जो है ना हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट है और हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और वेस्ट पे हमारा कंज्यूमर है, दैट इज़ द यूरोप, ग्रेटर अमेरिका। तो ये सारे कंट्री और प्लस अफ्रीका भी अभी इट इज़ कमिंग अप। सो इस सेंट्रल लोकेशन पे होने की वजह से हम अपने आप को मैरीटाइम ब्रिज के तौर पे पेश करते हैं कि हमारा ये ब्रिज है जिसको अभी हमने इस्तेमाल करना है। तो ये जो पाईमैक है, पाईमैक इस चीज़ को एक तो इसका है हम अहादा करते हैं और बताते हैं दुनिया को कि हम इस तरीके से जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लैंडलॉक हैं उनके लिए हम एक राहदारी का ज़रिया बनते हैं। चाइना के साथ हम कनेक्ट होते हैं थ्रू द लैंड एज वेल। सीपैक जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम गेम चेंजर के तौर पे भी हम कहते हैं। तो जैसे ही अल्लाह ताला आगे चल के इसका फुल पोटेंशियल आएगा तो ये इसको कहते हैं स्विस ऑन लैंड फॉर पाकिस्तान, स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल तकरीबन 10 बिलियन पे कर रहा है इजिप्ट को, तो 10 बिलियन आप इससे कमाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से ये तो एक टेंटिकल है ना। इसके अलावा गवादर पोर्ट का अपना जो ट्रांसशिपमेंट का और इनलैंड जब ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें, तो इस पाईमैक के अंदर एक तो डिफेंस का कंपोनेंट आपने बात की ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो मेजर कंपोनेंट है ब्लू इकोनॉमी का। अच्छा, हमारे जैसे लेमैन, ऑब्वियसली यू बीइंग द डॉक्टर वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, हम एक लेमैन के लिए जब अंडर वाटर ड्रोन्स की हम बात करते हैं हमें बड़ी फैसिनेट करती है। आई एम श्योर द लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंफॉर्मेशन के इस एक्सपो में उनके लिए ये अंडर वाटर जो ड्रोन टर्म है ये क्या है? जी, ये अनमैन्ड AI एनेबल्ड व्हीकल है जिसमें कि अभी जैसे एक हिस्सा ज़मीन है और 3 हिस्से समंदर है। तो अल्लाह ताला ने वसाइल भी ऐसे ही रखे हैं। तो अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जब से पाकिस्तान बना तो हमारी आबादी तकरीबन 8 टाइम्स बढ़ चुकी है, जबकि दुनिया की आबादी 4 टाइम बढ़ी है। तो हमारा रेट ज़्यादा है। तो इसीलिए उनके लिए वसाइल की कमी ज़मीन पे हो रही है। तो हमारे जो वसाइल समंदर की तरह हैं, जिसमें हमारा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है तकरीबन 2400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, और उसके साथ एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ 50,000 किलोमीटर और है। तो ये मिला के तकरीबन एक हम इसे कहते हैं सी प्रोविंस। तो सी प्रोविंस जो है वो पंजाब से थोड़ा बड़ा है और बलूचिस्तान से थोड़ा कम है लेमैन के लिए। अब वो अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी हुई, उसको अगर हम एक बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम के तहत लेके आएँ तो उसका पोटेंशियल, जैसे शुरू में इंट्रो में आपने कहा कि 100 बिलियन के करीब है। तो हमारा पाईमैक का फोकस भी यही है कि उस पोटेंशियल को हम शोकेस करें दुनिया के सामने, ताकि उसको लेके। अब आते हैं ड्रोन के सवाल की। अब वो चूँकि अंडर वाटर है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, तो उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्टॉकिंग करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी व्हीकल जो है वो ड्रोन्स है। ड्रोन्स का इस्तेमाल दोनों तरह से है। एक तो रिसर्च वर्क, डाटा स्टॉकिंग,
और उसके अंदर ताकि आप एक इकोसिस्टम जनरेट कर सकें कि हम इस तरह से वसाइल का इस्तेमाल करें कि वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम उनको प्रिजर्व करें। तो ब्लू इकॉनमी का ये टेंटिकल ताकि आपका रहे। और साथ जो दूसरा पहलू है इसका वो है मिलिट्री का इस्तेमाल भी होता है। तो उसके अंदर भी ये आपकी डिफेंसिव सिस्टम्स में अंडर वाटर बिल्कुल ठीक इस्तेमाल है। होता है। तो दोनों तरह से इसका इस्तेमाल। एडमिरल साहब, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी के इतने ज़्यादा टेंटिकल्स हैं और हम हमेशा से ये एक अनएक्सप्लॉइटेड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रही है। वन ऑफ द सेक्टर्स इज़ द क्लीन एनर्जी दैट वी कैन गेट फ्रॉम आवर सीज। दुनिया इस पे काम कर रही है। टाइडल एनर्जी, हमारे पास ऐसे कॉरिडोर्स हैं, हमारे जो 1600 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसमें ऐसे कॉरिडोर्स हैं कि हम टाइडल एनर्जी से बिजली भी बना सकते हैं। सो आर वी वर्किंग ऑन दैट, और ब्लू इकोनॉमी के इस सेक्टर को हम कैसे देख रहे हैं? देखिए, एनर्जी के लिए मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्लीन नहीं है हमारे पास ज़रिया। तो अभी इस पे रिसर्च वर्क, जैसे जिस इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। तो ब्लू इकोनॉमी के तकरीबन 40 उसकी मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिस पे हम काम करते हैं, और उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी भी है। उसमें तीनों तरह की एनर्जी को हम देखते हैं कि एक तो सी के ऊपर विंड एनर्जी जी, वो इसलिए कि लैंड के ऊपर जो टर्बिन होता है, जो उसका फ़ैन है, उसकी लिमिटेशन होती है कि आप एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो वो एक टर्बिन जो है 3 से 4 मेगावाट तक आपको बिजली देती है, जबकि सी पे इसकी ये लिमिट नहीं है। तो सी पे एक टर्बिन जो है वो 16 से 20 मेगावाट तक भी आपको दे, जो कि अभी चाइना ने तजुर्बा किया। चाइना तो 22 से 24 तक चला गया। तो ये चीज़ें, और दूसरा अब आते हैं टाइडल एंड करंट। टाइडल तो वो है कि जो 24 घंटे में मून की जो ज़ीरो बम होता है वो 6-6 घंटे का, तो टाइड ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो उससे जो पानी की मूवमेंट होती है आपके कोस्टल एरिया में, वहाँ आप जनरेटर्स लगा के, टाइडल जनरेटर्स, उससे बिजली पैदा करते हैं, और बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। ये पोटेंशियल हमारे पास बहुत अच्छा है। दूसरा है करंट का इस्तेमाल, क्योंकि जो ओशनिक करंट्स हैं जो आपकी कोस्ट के साथ साथ चल रही हैं, ऊपर और नीचे जाती है, उनको भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तो ऐसे सिस्टम्स आ रहे हैं कि आप ऊपर विंड एनर्जी का लगाते हैं और उसके नीचे आप जनरेटर लगा देते हैं, तो करंट एंड विंड बोथ आर बीइंग यूज्ड फॉर जनरेशन। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे अभी तहकीक करके हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह। लेट्स कम टू द मेजर चंक ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट वी वांटेड टू हैव इट अर्लियर। वो हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ आना चाह रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी चाइना के साथ जो फर्स्ट 3 मंथ्स की 2025 ईयर की आई है रिपोर्ट, उसमें चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। जब इस साल का बजट आया था, वी डिड अ लाइक लॉन्ग सेगमेंट, और मैं और फैसल हमेशा ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन पाकिस्तान विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो ट्रेड लेड इकॉनमी की तरफ हम कब जाएंगे। सो ऑब्वियसली अच्छा है, खुश आए थे ये देखकर। मुझे बताइए कि चाइना के साथ तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग कर रहे हैं, बट हमारे चैलेंजेस यूरोप के साथ रहे हैं, हमारे चैलेंजेस यूएस के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए रहे हैं। वहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे? हमारे चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं आया जहाँ पे दुनिया इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर तो हम वो रास्ता अपनाएंगे जो दूसरे मुल्कों ने अपनाया, तो वो लंबा रास्ता है। व्हाट वी नीड टू टेक इज़ अ जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट के लिए हमें उन ममालिक के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, लाइक चाइना के साथ, जो हमारे वेल विशर्स हैं और हमारे बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, दरीना है और बड़े स्ट्रेटजिक नेचर के हैं। उनके साथ मिलके हम इसको एज ए जंप स्टार्ट के तौर पे लें और उनसे वो टेक्नोलॉजीज़, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के ऊपर, रेगुलेटरी बॉडीज़ को अपना अपबीट करने के लिए, तो ये 3-4 चीज़ें जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्द हम उस तरफ चले जाएंगे। तो ये चाइना के साथ हमारा बहुत अच्छा इस पे इनिशिएटिव चल रहा है। जिस तरह मैं मलेशिया से हो गया, मलेशिया भी हमारे साथ इसी तरीके से काम करना चाहता है। अब आप देखिए मलेशिया का जो मैरीटाइम सेक्टर का जीडीपी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है नियरली 40% है। वाओ! अच्छा, अब आप सोचेंगे हमारा कितना है? जी 1.5। अच्छा, अब दिस इज़ टू मीगर, टू लेस
तो इस तरफ ये भी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है अभी, और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इंटीग्रेशन ऑफ मैरीटाइम इकॉनमी इनटू आवर नेशनल इकॉनमी बड़ा अच्छे तरीके से। इसमें एडमिरल साहब आपने मलेशिया की 40% की इकॉनमी की बात की, जो कंट्रीब्यूशन है मैरीटाइम की, उसमें एक बहुत बड़ा चंक उनकी मरीन टूरिज़्म का भी है। अब ये हमारे दिल के इतने करीब है ये टॉपिक, द टूरिज़्म एंड ऑल, कि इस पर हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे। अनदर ब्रांच ऑफ ब्लू इकॉनमी पूरी दुनिया में, चाहे हमारा फार ईस्ट एशियन कंट्री हो या फिर हमारे दीगर ममालिक हो, जो मैरीटाइम टूरिज़्म है, जो कोस्टल टूरिज़्म है, उससे दुनिया कमाती है, हम नहीं कर पाते हैं। वाई, और क्या प्लान्स है हमारे इसके लिए? अच्छा, इसको ट्रिपल वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, मैरीटाइम, कल्चर, टूरिज़्म एंड हेरिटेज। ओके, इन तीनों के अंदर ही कंबाइन टुगेदर जो मैरीटाइम कंट्रीज़ हैं इसमें बहुत कम आ रही हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज़ आपके सामने ये बात करूं कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि फ्यू ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अंडर वाटर कोरल्स, जो पाकिस्तान के पास हैं। हमारे अलॉन्ग द कोस्ट 3-4 ऐसी बड़ी अच्छी बेल्ट्स हैं जो कि जिनके अंदर ये और अभी एक्सप्लोर भी हो चुके हैं, तो उनके अंदर ये डाइविंग का जो टूरिज़्म का पैटर्न है, फिर अलॉन्ग द कोस्ट तकरीबन 50 मीटर एंड लेस के अंदर हिस्टोरिकल रैकेजेस, रैक्स हैं। अभी यूनेस्को के साथ हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी उन्होंने मैप कर लिए हैं, तकरीबन 50 से ऊपर ऐसे हैं जो कि डाइविंग करके, जैसे कि टाइटैनिक का आपको याद होगा, एक इंसिडेंट भी अनफॉर्चुनेट हुआ, तो वहाँ लोग उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो ये तो हमारे बहुत ही करीब हैं और इसको हम एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर टूरिज़्म को लेके आ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आई थिंक अदर देन दैट कोस्ट इटसेल्फ, और इस पे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको भी हमें हेरिटेज के तौर पे प्रिजर्व करना, चाहे वो किसी कल्चर से उनका ताल्लुक़ हो। जैसे नानी मंदिर है हमारा, एक हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रेड प्लेस है, ये हंगलाज, जी हंगुल से कुंडमलीर उसके पास जी। उसको जैसे हमने करतारपुर को हमने सिख बरादरी के लिए किया, तो इसके लिए भी कॉरिडोर सी की तरफ से बना के उसको हम टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम माशाल्लाह वी कैन, एंड एट द सेम टाइम हम इंटर रिलीजियस हार्मनी को भी इससे फरोग देते हैं। बिल्कुल काइंड ऑफ सेंड्स आउट अ वेरी गुड मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड के पाकिस्तान कितना वेलकम करता है सारी रिलीजन्स को, सारी कम्युनिटीज़ को। अब्दुल साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात थी टू और शेयर करना आपसे ये बातें। मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका हमारे साथ हो नहीं सकता था कि एक तरफ एक्सपो चल रही है और एक तरफ आप उसकी जो सारी फिजिबिलिटीज़ हैं हम एक्सप्लेन करें, एंड एट द सेम टाइम हम आपसे ब्लू इकॉनमी के बारे में भी जान सके कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया और कितना आगे हमारी तरफ से कमी है कि हमने अभी तक एक्सपो विजिट नहीं किया। ये तो करना चाहिए, अब इस पे सजा बनती है। यू मस्ट, आज इसका आखिरी दिन है। नो वी डिडंट, बस still there, yes, still we there, still yeah, there. definitely. So definitely welcoming. Thank you so much sir, आपको दोबारा ज़हमत देंगे। तो जनाब, पाकिस्तान के पास बेशबहा रिसोर्सेज हैं व्हेन इट कम्स टू द कोस्ट लाइन। बस ज़रूरत इस अमर की कि इस तरह के इवेंट्स होते रहे ताकि हम अपने पोटेंशियल का पता चलता है और उस पर काम होता रहे। वेल, इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।